स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की ओर। यह आर्टिकल दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर है वो वीटो पर होल्ड नहीं कर सकता है। इसके बारे में बताया। तो पहले क्या होता था, जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल बना के गवर्नर के पास भेजती थी, जब पहले कोई बिल बनता है उसको विधानसभा में पास किया जाता है, फिर गवर्नर के पास में फाइनली साइन करने के लिए भेजा जाता है। तो गवर्नर क्या करता था, या तो उस बिल पे साइन कर देता था या साइन करके तो वापस भेज दिया, या होल्ड करके अपने पास रख लिया, या राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अभी अपने पास रखा है ना, इसका कोई रीज़न नहीं बताता था, कितने भी टाइम तक वापस रख सकता, अपने पास रख सकता। और दूसरा क्या हो सकता है कि इसने वापस भेज दिया कि भाई बिल सही नहीं है, आप इसको फाइनल करके वापस भेजो, अमेंडमेंट करके वापस भेजो। तो ये इसमें विधानसभा इसको अमेंड करके या बिना किसी अमेंडमेंट के वापस, या तो अमेंड करके भेज दिया या बिना अमेंडमेंट के वापस भेज दिया। तो अब भी गवर्नर के पास इतना पावर है कि इसे या तो वो वापस कर दे, साइन कर दे, हाँ के सही है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया हमने, और ये खुद के पास दोबारा भी खुद के पास रख सकता। मतलब फर्स्ट टाइम आया गवर्नर के पास में, गवर्नर ने इसे चेक किया, या तो खुद के पास रख लिया गवर्नर ने, और या इसको वापस कर दिया विधानसभा को। अब सेकेंड टाइम ने विधानसभा ने सेकेंड टाइम में इसको फिर वापस गवर्नर को भेजा, अमेंड करके या बिना अमेंडमेंट के गवर्नर को भेजा। तो गवर्नर के पास में इतनी पावर है कि गवर्नर इसको फिर भी इसको रख सकता अपने पास में, कोई टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम तक भी रख सकता है। तो इससे क्या होता था, जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, उसके जो पावर है उसको मतलब कोई ढंग से काम नहीं कर पाते थे। जनता ने इनको इलेक्ट करा है लेकिन वो ढंग से काम ही नहीं कर पाते थे। तो ये काफ़ी मामला बार बार गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर लाइक मिनिस्ट्री वगैरह के बीच में दिक्कत चलती रहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर के पास में अगर कोई बिल आ जाता है, ठीक है, बिल आया पास हो गया गवर्नर के पास में, अब गवर्नर इससे या तो तुरंत साइन करके वापस भेज दे एज सुन एज पॉसिबल, या फिर क्या करेगा कि गवर्नर को कोई दिक्कत है तो गवर्नर ने वापस भेजा स्टेट लेजिस्लेचर के पास में। अब स्टेट लेजिस्लेचर या तो अमेंड करके या बिना अमेंडमेंट के फिर से गवर्नर के पास में भेजेगी। तो गवर्नर को फाइनली इसको साइन ही करना पड़ेगा। अब गवर्नर के पास में ऑप्शन नहीं है कि इसको अटका के रखे। पहले क्या करता, गवर्नर इसको अटका के रख देता, पॉकेट वीटो का यूज़ करके इसको अटका के रख देता। बट अब गवर्नर को वापस भेजना ही होगा, ये पूरा इस आर्टिकल में दिया हुआ था। गवर्नर, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया गवर्नर अटका के नहीं रख सकता। सेम राष्ट्रपति करता था, राष्ट्रपति इसको अटका के नहीं, राष्ट्रपति को अमेंडमेंट के साथ आ जाता है ना, तो उसे वापस भेजना ही होता था, मतलब साइन करना ही होता था। अब गवर्नर के पास भी वो पावर छीन ली गई, गवर्नर को भी साइन करके वापस भेजना ही होगा। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है नहीं भाई, टनल वाला चल रहा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं। चलते अपने पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल डैन्यूब रिवर के बारे में, ठीक है। न्यूज़ में क्यों, सबसे पहले जानते हैं न्यूज़ में क्यों है। तो दरअसल क्या हुआ है कि डैन्यूब रिवर में एक वो मछली की प्रजाति, मतलब 28 प्रकार की मछली की प्रजाति होती है, उसमें ये 28%, सॉरी क्या हो रहा है, देखो 28 प्रकार की जो फिश होती है ना, उसकी प्रजातियाँ होती है, 28 टाइप की होती है। उसमें से एक टाइप का भी मिला है, कहाँ पे मिला है, डैन्यूब रिवर में। और मिला तो डैन्यूब रिवर में वही है, वो मिलता ही है। बट अभी इश्यू क्या हुआ है कि उसके साथ में ना जो उसका ट्रेड होता है ना, उसमें काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। उसका जो ट्रेड होता है इलीगल होता है, उसे काफ़ी बुरी तरह मारा जाता है। तो उसकी प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। तो ये एक स्टडी में ऐसा पता चला है, ठीक है, उसके बारे में। अब जानते हैं अपन, जो ये मिली है ना प्रजाति, देखो ये इस प्रजाति का नाम है स्ट्रजन, है ना, ये देखो स्ट्रजन प्रजाति मिली अभी, कहाँ मिली, डैन्यूब रिवर में। इसके बारे में जान लो। तो ये एक फिश है, नेटिव फिश है। कहाँ की फिश, नेटिव फिश है, लोअर डैन्यूब रिवर की। लोअर डैन्यूब, डैन्यूब यहाँ निकलती ना, ये लोअर एंड होने वाला है। तो यहाँ के जो कंट्रीज है ना, यहाँ पर ये पाई जाती है, मतलब मूल रूप से यहीं से पाई जाती है। तो नेटिव फिश है। कहाँ की नेटिव फिश है ये स्ट्रजन पहले तो यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है ऐसे। तो सबसे पहले स्ट्रजन क्या है, तो स्ट्रजन एक नेटिव फिश है। स्ट्रजन एक नेटिव फिश है, कहाँ की है, लोअर डैन्यूब रिवर की। तो ऐसे ऑप्शन बना के डाल सकता है कि स्ट्रजन जो कि नेटिव फिश है, या स्ट्रजन जो नेटिव कुछ और दे देगा, फिश की जगह कुछ और डाल देगा। तो ऐसे करके आपको समझ जाना है कि नेटिव फिश है क्या नहीं है, उसके बारे में आपको समझ जाना है, ठीक है। तो स्ट्रजन एक नेटिव फिश है, कहाँ की, लोअर डैन्यूब कंट्री। लोअर डैन्यूब कंट्री कौन कौन सी है, तो बुल्गारिया है, रोमानिया है, सर्बिया है, यूक्रेन, ये लोअर डैन्यूब कंट्री है। तो वहाँ पर ये वहाँ की एक फिश है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था। अब इसके बारे में भी हम जान लिया है कि ये फैमिलीज कौन सी, ये तो इंपॉर्टेंट कौन सी फैमिली से आती है, इतना तो इंपॉर्टेंट है नहीं। और ये 28 स्पीसीज होती है फिश की। डैन्यूब रिवर के बारे में जान लेते हैं। डैन्यूब रिवर
यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। डैन्यूब रिवर है वो यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर। तो फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है वोल्गा, जो रसिया से निकलती है। ये रसिया ना, तो यहाँ से निकलती है, फिर ये यूरोप में यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये जानते हो। तो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की, कौन सी है? डैन्यूब रिवर। लार्जेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट रिवर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। लार्ज है मतलब ऐसे नहीं, जो अपनी अमेजोन है लॉन्गेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट है, तो वो समझ जाना आप। मैं लॉन्गेस्ट की, नाइल है लॉन्गेस्ट है और अमेजोन है लार्जेस्ट है, तो मैं लॉन्गेस्ट की बात करूँ। यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। अब ये अपन बात करते हैं इसके बारे में, कहाँ कहाँ से फ्लो करती है। तो ये फ्लो करती है यूरोप की काफ़ी सारी कंट्री को कवर करते हुए, आखिर में जाती ब्लैक सी में। ठीक है, मतलब यूरोप के काफ़ी, ये नॉर्दर्न सी को भी टच करती है। एक यहाँ पे एक वो, ये देखो, राहिन मैन डेन्यूब कैनाल, राहिन मैन डेन्यूब कैनाल है, यहाँ पे है नॉर्दर्न सी। यहाँ पे राहिन मैन डेन्यूब कैनाल है, उससे होते हुए ये जाती ब्लैक सी। यहाँ पे इस कैनाल से ये नॉर्दर्न सी से मिलती है और फाइनली ये ब्लैक सी यहाँ पे, जहाँ पे डिस्चार्ज होती है। ठीक है, अब कौन कौन सी कंट्री से फ्लो करती है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो ओरिजिन होता है इसका जर्मनी से। ठीक है, और कौन कौन सी जर्मनी से होती है, फ्लो करती है। फिर आगे बैठती है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2850 किलोमीटर, 2850 किलोमीटर टोटल लेंथ है। और कौन सी कंट्री से पास होती है ये? ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया, रोमानिया, बल्गेरिया, मोल्दोवा, यूक्रेन। ये कंट्री याद रखना, कौन कौन सी कंट्री से फ्लो होती है, कौन सी डेन्यूब रिवर। जर्मनी से स्टार्ट होती है, इसका ओरिजिन है, टोटल लेंथ है 2850 किलोमीटर। पास कौन सी कंट्री से होती है? ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, ठीक है, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मालदीव मोल्डोवा है, और यूक्रेन। इंडियन कंट्री से ये फ्लो करती है। ये लिखा हुआ, आप रट लेना इसको। ठीक है, और इस पर काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, उसकी स्पेशल कैपिटल है, मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है इस पर। और इसमें से कई राष्ट्र की, कई नेशंस की कंट्री है। लाइक बात देखो, वियना, ऑस्ट्रिया की वियना है, वो भी डैन्यूब रिवर पे। यार ये तो मैच फॉलो में कैसे भी पूछ सकते हैं, तो आप ये माइंड में रखना, कौन सी कैपिटल है वो कौन सी रिवर पर है। ऐसे वो ये रिवर दे रहे कि ये रिवर इस कंट्री से रिलेटेड है, तो ऐसे कैसे भी मैच द कॉल फॉलोइंग में, तो कुछ भी करके यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है। तो आप याद रखना, वियना ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया है, वो कौन सी रिवर पर है? तो डैन्यूब रिवर पे। फिर है ये ब्रोस्ट वाला, ये स्लोवाकिया की कैपिटल है, वो भी है। बुदापेस्ट हंगरी की कैपिटल है, वो भी है। बेलग्रेड सर्बिया की कैपिटल है, वो भी इसी रिवर पर। बेलग्रेड सर्बिया की है, बुदापेस्ट हंगरी की है, स्लोवाकिया की है ब्लेस्टिया, और ये है वियना की। ठीक है, ये क्या चीज़ें आप याद रखना। फिर है ये, मैंने पहले ही बता दिया, ये कौन सी रिवर है, कौन सी कैनाल है, वो नॉर्दर्न सी से मिलाती है किसको? तो राइन मैन डेन्यूब कैनाल है, राइन मैन डेन्यूब कैनाल है, जो नॉर्दर्न सी से टच करवाती किसको? डेन्यूब रिवर को। डेन्यूब आगे ना, डेन्यूब, राइन भी रिवर है। ये चीज़ आप याद रखना। हिंदी, एक अध्ययन से पता चला है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे जाने वाले स्टर्जन जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उसका जो इलीगल ट्रेड होता है, जो और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के मान जो भी नॉर्म्स होते हैं ना, उसका उल्लंघन करती है। स्टर्जन क्या है? स्टर्जन जो ये लोअर डेन्यूब कंट्री है, लाइक कौन से, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, यूक्रेन, इनकी जो नेटिव स्पीसीज है, फिश की नेटिव स्पीसीज है। ये केवियर उत्पादक भी है। ठीक है, और इसकी जो 28 इस फिश की स्पीसीज होती है ना, उनमें से ये एक ही है। अब डेन्यूब रिवर के बारे में जानते हैं। डेन्यूब रूस की फर्स्ट, यूरोप की फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर यूरोप की, तो फर्स्ट है वोल्गा। उसके बाद में सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो सेकंड है डेन्यूब। यूरोप की फर्स्ट वोल्गा, और सेकंड कौन सी है? तो सेकंड है डेन्यूब। ये चीज़ आप याद रखना। और ये ब्लैक फॉरेस्ट से होते हुए लास्ट जाके कौन सी सब है? ब्लैक सी में जाके डिस्चार्ज होती है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री से निकलती है? ये ओरिजिन होता है इसके जर्मनी से होती हुई डेन्यूब रिवर। टोटल लेंथ है इसकी 2850 किलोमीटर, 2850 किलोमीटर है इसकी। 2850 मतलब 2850 किलोमीटर, 2850 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और दक्षिण से पूर्व में बहती है ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया और मोल्डोवा, और इन देशों से, यूक्रेन, इन देशों से होके फ्लो करती है। कैपिटल भी है कौन कौन सी? वियना ऑस्ट्रिया, और ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया, बुदापेस्ट हंगरी, बल्ग्रेड सर्बिया, वियना ऑस्ट्रिया, और ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया, बुदापेस्ट हंगरी, बल्ग्रेड सर्बिया। ये चीज़ याद रखना। और राइन मैन डेन्यूब जो कैनाल है, ये जोड़ती है किससे? नॉर्थ सी से।
फाइनली कहाँ जुड़ते, गिरती कहाँ, डिस्चार्ज ब्लैक सी में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। चलते हैं अपन नेक्स्ट आर्टिकल की, जो ये फिश है इसके बारे में देख लो। ये देखो ब्लैक सी है और ये है नदन सी, यहाँ पे कैनाल भी बनी हुई है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख सकते हो। कौन कौन सी कैपिटल है, ये कंट्री दे रखी है कौन सी, जर्मनी है, फिर ये फाइनल यहाँ पे आ जाती है। इसके बारे में देख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, गुजरात स्टेट फिश गोई या गुजरात स्टेट फिश गोल यूनिक, इसके बारे में। तो गुजरात गवर्नमेंट ने जो एक ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर, जो गोल भी कहा जाता है इसे अपनी स्टेट फिश बना दिया है, मतलब घोषित कर दिया है कि जो ये है गोल भी, और इसे ब्लैक स्पॉट क्रोकर भी कहा जाता है, ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर भी कहा जाता है। ये गुजरात ने अभी स्टेट फिश का इसे डेजिग्नेशन दे दिया है। तो अब गोल के बारे में जान लेते हैं। गोल क्या है, इसका हैबिटेट का है, इसका है इंडो पैसिफिक में। इंडो पैसिफिक रीजन है ना, ये इंडियन ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन है। ये पूरा इसका जो हैबिटेट यहाँ पाई जाती है। और इंडिया की बात करें, इंडिया में ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे इंडिया में पाई जाती है। तो इंडिया में गुजरात महाराष्ट्र है, ये देख लो यहाँ लिखा हुआ भी है। और वर्ल्ड में इंडो पैसिफिक रीजन में ये पाई जाती है। और ये मतलब अब वाटर की बात करें, कौन से वाटर में, डीप वाटर नहीं, यहाँ सेलो वाटर तो कोस्टल रीजन है। ये लाइक बात करें, ये है सेलो रीजन है ना, कोस्टल, यहाँ पे पाई जाएगी। जो मड्डी वाटर होगा, देखो मड्डी जो गादा वादा नहीं हो तो कादा, ठीक है, वो मड्डी वाटर में ये पाई जाती है। और गुजरात और मध्य प्रदेश में बताया, गुजरात ने डेजिग्नेट भी कर दिया है। और ये IUCN नियर 10 है, मतलब इतनी संकट से बाहर नियर 10 है। ठीक है, IUCN का इसका जो भी असेसमेंट है उसके बारे में। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये स्वादिष्ट खाना, मतलब खाने में बहुत वो होती है, लोग इसको एज ए फूड ट्रीट करते हैं, फूड के रूप में इसका यूज़ करते हैं। तो डेलिशियस फूड होता है ये, उसके रूप में यूज़ किया जाता है। फिर इसका यूज़ मेडिसिन पर्पज़ के लिए होता है। इसका एक्सपोर्ट भी होता है, कहाँ होता है, चाइना में होता है। चाइना के अलावा हांगकांग है, यूरोपियन कंट्री में भी इसका एक्सपोर्ट होता है, वहाँ वो खाने के रूप में यूज़ लेते हैं। इसका सिग्निफिकेंस भी काफ़ी है, तो गुजरात ने बना दिया। सिग्निफिकेंस इससे यही हो जाएगा कि इसका कंजर्वेशन करना ईजी हो जाएगा, यही है। फिर गुजरात की एक राज्य मछली पर घोषित कर दिया गया, जिसका गोल भी कहा जाता है, जिसे ब्लैक स्पॉटर कोकर गोल भी है, जिसे स्टेट फिश डेजिग्नेट कर दिया, घोषित कर दिया गया। इसके बारे में जाने, इंडो पैसिफिक में मिलती है ये, भारत में गुजरात महाराष्ट्र में पाई जाती है ये। और ये कीचड़ वाला जो तल होता है ना, वहाँ पर मिलती है, मैंने बताया था ना। ये देखो कोस्टल रीजन में जो कीचड़ वाला होता है ना, वहाँ मिलती है ये। ठीक है, IUCN की लिस्ट की बात करें तो ये मूल्यांकन में बात करें तो ये खतरे में है, अभी नियर 10 है। ये चीज़ भी आप नोटिस करते हो। तो स्वादिष्ट भोजन के रूप में यूज किया था, इसका एक्सपोर्ट भी होता है, मेडिसिन पर्पज़ में भी होता है। चीन हांगकांग में काफ़ी इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। गुजरात ने जो किया, इससे फ़ायदा होगा, इसका यूज़ हो, इसका मतलब जो कंजर्वेशन है ईजी हो जाए, संरक्षण बचाया जा सकता है इसे ईजिली। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है मिलेट्स के बारे में, मिलेट्स फेस्टिवल के बारे में। अभी क्या हुआ है, जो आसियान में 10 कंट्री है ना आसियान की, वहाँ पर मिलेट फेस्टिवल है, उसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। भारत इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मिलेट फेस्टिवल को मनाया जा रहा है वहाँ पे। इसके बारे में न्यूज़ है। तो अब इससे क्या बेनिफिट होगा, तो 22 नवंबर को आसियान जो कंट्रीज है ना, आसियान की कंट्री इंडोनेशिया, वहाँ पे मनाया जा रहा है। उससे ये बेनिफिट होगा कि उसमें बहुत सारी जगह फार्मर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, और भी आसियान के बहुत सारे जो प्रतिभागी हैं, जो शामिल होने वाले पार्टिसिपेंट, वो सारे मिलकर इसमें शामिल होंगे। तो वहाँ पे इस फेस्टिवल में जो भी मिलेट्स है ना, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा, वो कितना इंपॉर्टेंस है उसका इंपॉर्टेंस बताया जाएगा इस फेस्टिवल में। इस समिट में इंडिया काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, और आसियान के साथ में अपने जो रिलेशन है ना, उससे भी काफ़ी स्ट्रेंथन मिलेगा। हमने आसियान की जो समिट हुआ था ना, उसमें भी ये कहा था कि फूड सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। उस फूड सिक्योरिटी की दृष्टि से भी अगर मिलेट्स को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंस है कि फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, और हमारे जो इसे कौन होस्ट कर रहा है, मतलब किसके द्वारा ये किया जा रहा है, तो हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, और इस फेस्टिवल को आगे बढ़ावा दी जा रही है, उसके द्वारा किया जा रहा है। ये एक बार देख लो, आसियान जो कंट्री है उसमें मिलेट फेस्टिवल को बढ़ावा दिया जा रहा है। 22 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, और इसमें किसान है, उद्योगपति है, आसियान के अन्य सदस्य प्रतिभागी भी इसमें शामिल हो गए, और इनमें भारत की रणनीतिक भागीदारी को भी शामिल किया जाएगा। इसमें जो पहल की जाएगी भारत के शिखर सम्मेलन में, खाद्य सुरक्षा को, जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसमें फूड सिक्योरिटी की दृष्टि से भी मिलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें बढ़ावा दिया तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। और भी उद्योगपति है, किसान भी इसमें शामिल होंगे, तो भागीदारी बढ़ेगी, पीपल टू पीपल टाइज बढ़ेगा,
मिलेट्स की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, स्टार्टअप वगैरह भी आपस में मिलकर कार्य करें। तो अपने किसान कल्याण मंत्रालय वो, और जो आसियान भारतीय सेफ के जो अब आसियान में भारतीय मिशन जो है ना मिलेट से रिलेटेड, वो और किसान कल्याण मंत्रालय वो दोनों मिलकर इसमें ये जो प्रोग्राम है उसे होस्ट कर रहे हैं और बढ़ावा दिया जा रहा है इसके द्वारा। मिलेट से काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये मेरे देख लो, मिलेट्स कहाँ कहाँ है, बाजरा राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र, और रागी कर्नाटक, ये वहाँ पे पाया जाता है इसके बारे में। फिर इसकी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा ज़्यादा अलग, बहुत बहुत अलग अलग बेनिफिट है। लाइक अगर फार्मर की दृष्टि से देखें तो इसका ग्रोइंग पीरियड कम होता है, काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, इसका सीज़न 3 से 4 माह का होता है। इससे वाटर इंटेंसिटी, वाटर पानी की कम ज़रूरत होती है। अगर गर्मी ज़्यादा है, मतलब सूर्य की सनलाइट वगैरह से गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो भी ये इनको दिक्कत नहीं होती है, ये अपनी ग्रोइंग सीजन पूरी कर लेता है। और वो खर्चा है वो भी कम आता है। ठीक है, और हेल्थ की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो बॉडी को वेट लॉस करता है, जो भी अगर ब्लड प्रेशर बीपी वगैरह का इश्यू है तो वो भी करता है, डायबिटीज़ का इश्यू है तो उसे भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो काफ़ी सारी इसमें ओवरऑल बहुत सारे बेनिफिट है मिलेट्स के। तो आप वेरी वेल, हम 3-4 बार डिस्कस कर भी चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है आदि व्याख्यान प्रोग्राम। आदि व्याख्यान प्रोग्राम, आदि से आप समझ गए होगे कि ये रिलेटेड है ट्राइबल्स से रिलेटेड। और व्याख्यान प्रोग्राम के बारे में तो रिसेंटली क्या किया अपने यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने किया है कि आईआईटी में नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और वहाँ पे अपने दिवस मनाया गया। कुछ दिन हमने पहले दिखे जनजातीय गौरव दिवस, हमने दिवस ये भी डिस्कस भी किया था जनजातीय गौरव दिवस के बारे में। तो इस जो दिवस मनाया जा रहा था ना, इसी की वीक, पूरा वीक मनाया जा रहा था, वीक सेलिब्रेट किया था। इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने आदि व्याख्यान प्रोग्राम, इस आदि व्याख्यान प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया। अब इस प्रोग्राम में क्या होगा, इसमें जो भी ट्राइबल्स पॉलिटिशियन है, ट्राइबल्स लीडर है, और इनके जो राइटर है, ठीक है, थिंकर्स है, इन सब की माध्यम से जाना जाएगा ट्राइबल्स के कल्चर, ट्राइबल्स की फूड, बहुत सारी ट्राइबल की चीज़ें जानी जाएगी। इनमें किस प्रकार से सारी चीज़ें होती है उसके बारे में जाना जाएगा। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन में आपस में मिलेंगे, एक समिट कार्य किया जाएगा, आपस में ट्राइबल लोगों की लैंग्वेज वगैरह को बढ़ावा दिया जाएगा। जेंडर कैसे, जेंडर में रिप्रेजेंटेशन भी और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना डेवलप की, काफ़ी सारे इसमें काम किए जाएंगे। और गवर्नमेंट रिसेंटली क्या क्या स्टेप लिया है ट्राइबल की वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिया ट्राइबल की वेलफेयर के लिए। लाइक हमने अभी अपने पढ़ा होगा कि पीवीजीटी स्कीम के तहत 24,000 करोड़ का वो फंड एलोकेट किया है ट्राइबल्स के लिए। फिर एकलव्य मॉडल स्कूल भी बनाए जा रहे हैं। आदर्श ग्राम योजना भी चलाई जा रही है। इसके बाद में सिकल सेल मिशन भी चलाया जा रहा है। वो जो सिकल सेल जो बीमारियाँ होती है उसको दूर करने के लिए मिशन भी चलाया जा रहा है। ये व्याख्यान प्रोग्राम अभी नया लेके आई है गवर्नमेंट। नेशनल ट्राइब रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये न्यू दिल्ली की जो आईआईटी है ना इंस्टीट्यूट, उसके अपेक्स बॉडी के रूप में कार्य करती है। जो भी ट्राइबल्स लोग हैं तो उनको उनकी फ्यूचर के लिए कार्य करते हैं। ये जनजातीय दिवस की बात करें तो 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाया गया था, और ये आदिवासी गौरव दिवस के रूप में भी मनाया गया। ठीक है, जनजातीय दिवस आदिवासी गौरव दिवस के रूप में भी मनाया गया था। हिंदी में एक बार देख लो आप। ये व्याख्यात्मक एक कार्यक्रम के द्वारा क्या हुआ था, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने जनजातीय गौरव दिवस का एक साप्ताहिक भर चलने वाला था, इसी के उपलक्ष्य में ये जनजातीय व्याख्यान कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस लैंग्वेज में क्या होगा, आदिवासी के जो बहुत सारे थिंकर्स है, विचारक है, नेता है, लेखक है, इनके दृष्टिकोण के माध्यम से इनके जीवन को, संस्कृति को, भाषा को, आजीविका को समझाया जाएगा। इनके बारे में जाना जाएगा, किस प्रकार की इनकी भाषा है, 2 दिवसीय क्या इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट है, बस इतना जान लो, बहुत सारे तारीख शामिल होंगे। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, तो पीबीजीटी स्कीम के तहत 24,000 करोड़ रुपए के एलोकेट किए। किन के लिए किए गए हैं, वो भी आदिवासियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए। 740 एकलव्य मिशन चलाए जा रहे हैं। सिकल सेल, ये आप मेंस में यूज़ कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो उसमें आप 24,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, पहला ये लिख सकते हो। उसके बाद में एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि 740 एकलव्य स्कूल भी चलाई जा रही है। उसके बाद में ये लिख सकते हो कि सरकारी पहलों में आदि आदर्श ग्राम स्कीम भी चलाई जा रही है। उसके साथ साथ ये भी है ना, आप एकलव्य मिशन में सिकल सेल मिशन के बारे में भी लिख सकते हो। काफ़ी सारे आपको पॉइंट हो जाएंगे, तो अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे आपको, वो यहाँ से मेंस में काम आ सकते, लिख सकते हो। अब जनजातीय संस्थान ये क्या है, ये न्यू दिल्ली की एक शीर्ष संस्थान है, जो भी ग्रामीण जो भी रूट लेवल, ग्राउंड लेवल, वहाँ पे जाके कार्य करती है आदिवासी के लिए, ट्राइब्स लोगों के लिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है
इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर काउंसिल, इसके बारे में क्या न्यूज़ में, इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर काउंसिल की 59वीं जो समिट हुआ था ना, वो हेल्ड हुआ है, कहाँ हुआ, थाईलैंड में। थाईलैंड में 59वें 69वें इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर काउंसिल की जो समिट था उसका समापन हुआ है, कहाँ हुआ था, थाईलैंड में। ठीक है, अब जानते हैं इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, ITTO, इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, ITTO के बारे में। ITTO की बात करें तो सबसे पहले काम क्या करता है, ITTO क्या करता है, ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट और रिस्ट्रक्शन और कंजर्वेशन करता है, किसका, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का है। ये क्या करता है, ये करता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, उसका पहले तो अच्छे से सस्टेनेबल और रिस्टोरेक्शन के माध्यम से कंजर्वेशन भी करता है। पहले तो सस्टेनेबल फॉरेस्ट है, उसका सस्टेनेबल यूज होना चाहिए, ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करता है। फिर इसका कंजर्वेशन भी करता है, अगर कोई फॉरेस्ट काटा गया तो उसका डिफॉरेस्टेशन है, तो फर्स्ट एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ वापस उगाने और फॉरेस्ट वापस बढ़ाने के भी कार्य करता है। रिसोर्सेस है जो उसका अच्छे से यूज हो, उसका जो भी है इम्प्रूव हो, मार्केट कैपिटल है वो भी इम्प्रूव हो, इनका एक अलग अलग प्रकार के कार्य, मतलब कि कुल मिला के फॉरेस्ट को काटने से बचाना है, सिंपल सी वर्ल्ड में समझो, फॉरेस्ट को काटने से बचाने, सस्टेनेबल वगैरह आप फॉरेस्ट का संरक्षण करना है, सस्टेनेबली संरक्षण करना है। और भी काम है कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं उनका अच्छा इकोनॉमिकल वैल्यू हो, अच्छे से उसे बेचा जा सके, सिंपल वर्ड में ये समझ लो आप। स्थापना कब हुई थी, स्थापना की बात करें तो 1983 में, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, किसकी स्थापना की बात कर रहे हैं हम, इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर काउंसिल की बात करें। कब स्थापना हुई थी, 1983 में। कौन से एग्रीमेंट के तहत, कौन से एग्रीमेंट के तहत हुई, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट हुआ था एक 1893 में, इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर एग्रीमेंट हुआ था 1983 में। इस एग्रीमेंट के तहत इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर काउंसिल की स्थापना हुई है, याद रहेगा आपको। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है योकोहामा जापान में, याद हेडक्वार्टर आप याद रख सकते हो, आपको स्टेट PCS वगैरह की एग्जाम दोगे तो वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। पहले तो क्या है, ITTC इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर काउंसिल, काम क्या है, जो भी ट्रॉपिकल ये फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करना और उसका जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट के तहत यूज़ कैसे, वो सब चीज़ें देखना। और स्थापना कब हुई थी, ITTO की स्थापना 1983 में। काम क्या है, काम मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। और कौन सी एग्रीमेंट के तहत हुआ था, इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर एग्रीमेंट है, उसी के तहत ही होगा ना, सीधी बात है, ठीक है। अब ये चीज़ देख ली, इसका हेडक्वार्टर 1897 में बना था, 1987 में बना, योकोहामा जापान में है इसका, ठीक है। प्रोजेक्ट ये फंड कौन देता है, ये क्या कार्य करता है, फंड देता है, किसको फंड देता है, जो ट्रॉपिकल टिम्बर से जुड़े हुए कंट्री है उसको फंड देता है। ये पैसे कहाँ से लेता है, वॉलंटरी बेस पे, जो भी कंट्री है उसको फंड दे सकती है। मेंबर कितने हैं, 59 है। 33 है वो है प्रोड्यूसर कंट्री, प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करती है, और 26 है वो है कंज्यूमर, इनका कंज्यूमर करता है, टिम्बर का कंज्यूम करता है। 33 प्रोडक्ट, सॉरी क्या बोलते प्रोड्यूसर, और 26 है वो कंज्यूमर है। हिंदी मीडियम। 59वें इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर की हाल में समापन हुआ था, कहाँ हुआ था, थाईलैंड में। जानते हैं उष्णकटिबंधीय इमारत लकड़ी संगठन इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर काउंसिल के बारे में, ठीक है। बात करते हैं इसकी, तो ये क्या करता है, स्थायी वन प्रबंध करता है, इसको संरक्षण देता है और इसकी जो बाजार बेहतर कीमत है उसको प्रमोट करने का कार्य करता है। स्थापना कब हुई थी, 1983 में। कौन से संधि के तहत हुई थी, तो इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर काउंसिल, एक जो एग्रीमेंट होता है इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर एग्रीमेंट, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। 1987 में इसका हेडक्वार्टर बना था, मुख्यालय कहाँ बना, योकोहामा जापान में, ठीक है। ये क्या कार्य, फंडिंग कैसे लेता है, फंडिंग देशों को फंडिंग करता है, ठीक है। और वॉलंटरी बेस पर इससे पैसे दे सकते हैं। कितने मेंबर, 59 है। 33 प्रोड्यूसर कंट्री, उत्पादक है। 26 वो है जो इसका कंज्यूमर है। ये पूरा इसके बारे में था। ट्रॉपिक टिम्बर काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। ITTC इन इंडिया में क्या क्या फंड किया, इन इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेटवर्क फैसिलिटीज इन कलेक्शन प्रोसेसिंग डिस्प्ले, ये एक स्कीम है, ठीक है। इसमें इसने पैसे लगाए थे, स्कीम आपको याद रहने, इंडिया में भी एक पहल है उसके तहत इन्होंने पैसे लगाए, फंड किया था, ठीक है। इसके फंड से इंडिया वो कार्य कर रही है। अब जानते हैं इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर काउंसिल के बारे में। इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर काउंसिल की बात करें, ये गवर्निंग बॉडी है, क्या करती है, इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर से ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिलेटेड जो गवर्न है, उसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का कार्य कौन करता है, इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर काउंसिल करती है। ये आप बात याद रखना कि इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर काउंसिल
गवर्निंग बॉडी किसके लिए, इंटरनेशनल ट्रॉपिक टाइमर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ITTO के लिए गवर्निंग बॉडी कौन है, ITTC है। ये चीज़ तो इजीली याद रही जाएगी, अगर ऑप्शन देखो तो आप एलिमेंट करी वो साल में एक बार मिलते हैं और जो भी इससे रिलेटेड इश्यू है उस पर डील करते हैं, चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं, कैसे बचाना कैसे नहीं बचाना। इसके अलग अलग सेशंस होते हैं जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UN अनटैग्ड, UNCTAD जो भी है ना, इसके तहत ये इसके बार बार सेशंस होते हैं और भारत इसमें जुड़ा हुआ है, भारत अच्छे से काम कर रहा है, ये भी आप जान लेना। भारत में कौन सी प्रोग्राम एक परियोजना भारत में चलाई जा रही है, ठीक है। अब इसके बारे में जान लो तो ITTO एक गवर्निंग बॉडी है, किससे रिलेटेड गवर्निंग बॉडी है, ITTCO से रिलेटेड, ITTC है वो ITTO से रिलेटेड गवर्निंग बॉडी है। एम क्या है, एजेंडे पर चर्चा करना, साल में एक बार मिलती है, एजेंडे पर चर्चा करना, यही है। भारत में बहुत सारी भूमिका है, भारत हर सम्मेलन में भाग लेता है और एक सम्मेलन बार बार सम्मेलन तो वो किसके तहत होता है, UNCTAD के द्वारा तत्वाधान में होता है, उसकी निगरानी में होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है साथी पोर्टल के बारे में, ये क्या क्यों न्यूज़ में, अभी क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, उन्होंने साथी पोर्टल लॉन्च किया, ये यूज़ किया कि IIT JEE वगैरह के स्टूडेंट होता है उसको फ्री में एजुकेशन वगैरह देने के लिए अलग अलग लैंग्वेज में और अलग अलग